सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप सभी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो जो मैं आप सभी को इन क्वेश्चंस को बताऊंगा उसे आप सभी ज़रूर अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फिर से मैं बता दूं, अगर आपने ज्ञान विद सचिन का मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का ये बेनिफिट है कि अभी आप फाइनल ईयर में जाएंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वगैरह आप सभी को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप सभी ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के कुछ क्वेश्चंस को दर्शा कर दिखाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं उन्हीं चीज़ों को आप सभी के साथ शेयर करूंगा जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। यानी जो चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। वन शॉट वीडियो है, आधा से पौने घंटे 1 घंटे का वीडियो है। इसमें आप सभी को वही चीज़ें मैं बता दूंगा जो आप तैयार कर लेंगे और आपके 25 से 30 नंबर तो ईजिली आ जाएंगे। अभी तक मैंने कम्युनिकेशन स्किल, एनर्जी कंजर्वेशन, हाइड्रोलिक्स, इन सब के बता चुके हैं आप सभी को क्वेश्चंस। और आज के दिन हाइड्रोलिक्स का जो पेपर था आप सभी ने देखा है, उसमें से लगभग मैंने 8 क्वेश्चंस आप सभी को बताए थे। बहुत सारे आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप आरईसी की भी क्लास कराइए। तो जो मुझे नॉलेज है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, वो आप सभी के साथ शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी आप सभी इस नोट्स को लेकर के भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि रेफ्रिजरेशन क्या है। तो देखिए, रेफ्रिजरेशन क्या है इसके बारे में आपको 100% आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से आप +5 नंबर जोड़ करके रख लीजिए। जी हाँ, मैं जो कह रहा हूँ आप सभी देख लेना, आपके पहला ही क्वेश्चन होगा, पहला ही पार्ट होगा। रेफ्रिजरेशन क्या करता है? कंट्रोल करता है किसको? वेलोसिटी को कंट्रोल करता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को, और टेम्परेचर को, और प्योरिटी। ठीक है, तो आपको रेफ्रिजरेशन के बारे में डेफिनेशन अगर किसी ने पूछा तो हम उसका डेफिनेशन अगर हिंदी में देना चाहेंगे तो क्या देना चाहेंगे? रेफ्रिजरेशन किसी स्थान या किसी पदार्थ या कोई भी, ठीक है, तो जो भी उसका एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वातावरणीय जो तापमान है, उससे नीचे वो टेम्परेचर को लाने की जो है प्रक्रिया है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन जो है डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हीट फ्रॉम द लो टेम्परेचर बॉडी इन ऑर्डर टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो द एटमॉस्फियर। मतलब कहने का ये मतलब है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके कमरे का जो तापमान है वो इस समय 40 डिग्री के आसपास है, 35 डिग्री के आसपास है। मतलब जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री है। तो अब हमें गर्मी लग रही है, अब हम उस कमरे का तापमान जो है कम कर देंगे। जैसा कि बॉडी का टेम्परेचर 37 है, कमरे का टेम्परेचर अभी 40 है। रेफ्रिजरेशन को हमने ऑन कर दिया, यानी अपने जो भी रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट है उसको ऑन कर दिया। तो उसने क्या किया कि उस वातावरण का टेम्परेचर क्या कर दिया? कम कर दिया। जब कम कर दिया तो हमें गर्मी लगना बंद हो गई। तो यही एक रेफ्रिजरेशन है। तो आप सभी को रेफ्रिजरेशन की भावनाओं को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप अपनी तरफ से डेफिनेशन को जिस भी तरीके से चाहें लिख सकते हैं। अब इसी में आप सभी से पूछता है रेफ्रिजरेशन के साथ साथ एयर कंडीशनिंग, यानी एयर कंडीशनिंग यानी एसी के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस ये वर्ड है। तो एयर कंडीशनिंग क्या है? ठीक है, इसको समझ लीजिए। किसी निश्चित क्षेत्र या कक्षा के ताप, ह्यूमिडिटी, वायु की गति तथा वायुमंडल के स्तर के स्वतंत्र या एक साथ की नियंत्रण क्रिया को वातानुकूलन कहते हैं। किसी भी निश्चित क्षेत्र या वायु या कक्षा, कमरा कह सकते हो, के ताप, आर्द्रता यानी उसके टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी को, और जो वहाँ पर हवा चल रही है तथा वायुमंडल के स्तर के स्वतंत्र या एक साथ, वायुमंडल के स्तर के स्वतंत्र या एक साथ की नियंत्रण क्रिया को हम वातानुकूलन कहते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन और वातानुकूलन में एक डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आल्सो ये सेम रहते हैं। अब क्या क्या डिफरेंस है उसको समझ लीजिए। यह मुख्य रूप से हवा के तापमान को नियंत्रित करता है। कौन सा? रेफ्रिजरेशन। एयर कंडीशनिंग क्या करता है? यह शुद्धता और आर्द्रता बनाए रखते हुए हवा के एक निश्चित मात्रा का तापमान बनाए रखता है। ठीक है,
दूसरा, आंतरिक रसायनों के साथ साथ हवा की आपूर्ति आसपास से की जाती है। इसके तंत्र को ट्यूबों से गैसों की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में बेहतर ढंग से आपने अनुभव किया होगा कि किस तरीके से रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट काम करता है। रेफ्रिजरेशन को खाने की चीज़ों को ठंडा करने और उन्हें खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है। एयर कंडीशनिंग को कमरे या वाहनों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। तो रेफ्रिजरेशन यानी आप सभी एक फ्रिज के तौर पे एग्जांपल रख सकते हो, और एयर कंडीशनिंग जो है आप अपने घरों में एसी या किसी गाड़ी में कभी आप बैठे होंगे तो एसी जो है उसका आप एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, अब आपसे दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ये 100% आपके एग्जामिनेशन में आएगा। क्या क्या एप्लीकेशन है उसको देख लीजिए। इंडस्ट्रियल में यूज होता है, और उसके साथ साथ वातानुकूलित करने के लिए यूज होता है। कोई भी खाद्य सामग्री है उसका स्टोरेज करना है, उसको अधिक देर तक टिकाऊ बनाना है, और आपके ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन या कहीं आ जा रहे हो आप तो उसमें वहाँ पर यूज होता है। बर्फ़ के निर्माण में होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, और लेबोरेटरीज़ में होता है, और रॉकेट ईंधन के उत्पादन में होता है। समझ में आ गया आपको रेफ्रिजरेशन और आपका रेफ्रिजरेशन का क्या एप्लीकेशन। और एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन में उस जो भी रूम वगैरह है वहाँ पर भी उसका टेम्परेचर हम लो करके क्या कर रहे हैं कि आपका जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी खाद्य पदार्थ है उसको हम सेव कर रहे हैं, और आपके एयर कंडीशनिंग में उस रूम का टेम्परेचर कम करके हम अपने बॉडी को आरामदायक बना रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से है रेफ्रिजरेशन के अंतर्गत आप सभी देख सकते हो, और एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत देख सकते हो कि वो ह्यूमिडिटी और प्योरिटी को देख रहा है, वो आपका नॉर्मल हवा को कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ों को बता दिया है, आप इसे पढ़ करके याद कर सकते हो। दूसरी बात मैं बता दूं आप सभी को कि आप सभी अगर इस नोट्स को प्राप्त करना चाहते हो, बिल्कुल हिंदी में यही नोट्स रहेगा, बिल्कुल हिंदी में रहेगा। तो आप सभी 9369041920 पे क्या कर सकते हो, इस व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना है आपको। ठीक है, और जो नोट्स की प्राइस है वो 49 रुपीज़ है। आपको हाईलाइट किया हुआ सारी चीज़ मिल जाएगी, और आप सभी, ठीक है, आप सभी को हाईलाइट किया हुआ सारा चीज़ मिल जाएगा, और नॉर्मली जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ लोगे तो आपका पूरी तरीके से काम हो जाएगा। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो क्या आएगा, वो चलते हैं आप सभी के साथ शेयर करने। तो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो रेफ्रिजरेंट चैप्टर से बनता है। अब रेफ्रिजरेंट से क्या क्या बनेगा वो समझ लीजिए, और ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा, और ये +5 नंबर आपके एग्जाम में आएगा। तो 100% आप इसे लिख करके रख लो। रेफ्रिजरेंट जो होता है एक प्रकार का पदार्थ होता है जो क्या करता है, एक्सपेंशन और वेपराइजेशन के दौरान ऊष्मा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और कंडेंसेशन के दौरान अवशोषित ऊष्मा को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो रेफ्रिजरेशन क्या है, एक ऐसा पदार्थ है जो एक्सपेंशन और वेपराइजेशन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है, और कंडेंसेशन प्रक्रिया के दौरान अवशोषित ऊष्मा को क्या करता है, बाहर निकालता है। ठीक है, तो इतना आप याद कर लेना। बाकी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन ऊष्मा का निष्कासन निम्न तापमानों से करता है तथा उसे उच्च तापमान की ओर प्रवाहित करता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको पूछता नहीं है क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, तो आप सभी इसको नहीं पढ़िए। प्रॉपर्टीज़ पूछता है रेफ्रिजरेंट की। ठीक है, जो कि 100% आपके एग्जामिनेशन में +5 नंबर आएगा। जब आप सभी से पूछेगा प्रॉपर्टीज़ बताओ रेफ्रिजरेंट की, तो आपको क्या करना होगा मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको क्या करना होगा। आपको ये करना होगा कि पहले आप रेफ्रिजरेंट की डेफिनेशन लिखिए, और फिर आप रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टीज़ को लिखिए। ठीक है, ये लो बॉइलिंग पॉइंट पे काम करता है, हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, उच्च वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, निम्न द्रव की विशिष्ट ऊष्मा, निम्न वाष्प का विशिष्ट आयतन। अब इन चीज़ों को एक एक को समझने का वक्त नहीं है, आपको इनको पढ़ लेना है, और इनको पढ़ करके आप चले जाएंगे तो डेफिनेटली आप लिख करके आ जाएंगे। धातु से क्षरण रहित होना चाहिए, ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, वो विस्फोटक नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, उसकी लागत कम होनी चाहिए, आसानी से क्या हो जाना चाहिए, द्रवित हो जाना चाहिए, दुर्गंध नहीं आना चाहिए, और आसानी से मिक्स हो जाना चाहिए। तो कुछ 13 प्रॉपर्टीज है, जिसमें आप 10 भी याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो कुछ और चीज़ें रहती हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट के ऊष्मागतिक प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है। ठीक है, तो जैसे बॉइलिंग टेम्परेचर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बॉइलिंग टेम्परेचर सदैव क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे आप सभी से क्या पूछ लेगा, जमाव यानी आपका
कह सकते हैं कि जमाव को इंग्लिश में अभी जो भी कहते हैं जमा, किसी चीज़ को जम जाना, ठीक है। तो जमाव तापमान जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा कार्यकारी जो काम हो रहा है वाष्पन का तापमान उससे कम होना चाहिए। और मानक जमाव तापमान जो होना चाहिए वो -35 डिग्री से या उससे ही कम होना चाहिए। जमाव होने का मतलब सेटिंग होना, ठीक है। अगला है हमारा वाष्पन एवं संघनन दाब। वाष्पन एवं संघनन दाब सदैव पॉजिटिव होना चाहिए। लीकेज को रोकने के लिए धनात्मक दाब आवश्यक होता है जिससे वायु तथा आर्द्रता निकाय में न प्रवेश करे, ठीक है। और मानक वाष्पन तापमान -15 डिग्री सेंटीग्रेड और कंडेंसेशन टेम्परेचर +30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, होता है। चलिए, तो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर, रेफ्रिजरेंट का क्रिटिकल टेम्परेचर हमेशा संघनन ताप से अधिक होना चाहिए। तो बस इतना ही प्रॉपर्टी आप सभी के लिए इनफ है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है कल। तो अगला क्वेश्चन जो चौथा बनने वाला है वो बनेगा बूट स्ट्रैप्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसका उपयोग जो होता है वो किसके लिए होता है, वो मुख्यतः किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जाता है एयरक्राफ्ट में, ठीक है। अब आपको डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है इस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, इस रेफ्रिजरेशन का जो भी बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि 2 हीट एक्सचेंजर लगे होते हैं और कूलिंग फैन के स्थान पर सेकंड कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ आपको हाईलाइटर से हाईलाइट करनी है कि इसमें 2 हीट एक्सचेंजर होते हैं और कूलिंग फैन के स्थान पे क्या लगाया जाता है, आप सभी का कूलिंग फैन के स्थान पर सेकंड कंप्रेसर होता है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग जो है आपका बूट स्ट्रैप, इसमें क्या क्या लिखना है आपको। इस सिस्टम में पहले से क्या होता है, मेन कंप्रेसर से होते हुए जो एयर होती है वो हीट एक्सचेंजर में प्रवेश करती है। उसके बाद क्या होता है, से कूल्ड एयर सेकंड कंप्रेसर में कूलिंग टरबाइन के द्वारा जाती है और जो यहाँ से कूल्ड एयर होगी, ठीक है, वो सेकंड कंप्रेसर में कूलिंग टरबाइन द्वारा क्या होगी, संचालित होगी और वहाँ प्रवेश करने के बाद दूसरे हीट एक्सचेंजर में ये प्रवेश होकर कूल्ड एयर केबिन में प्रवेश करती है। सो कुछ छोटी सी डेफिनेशंस हैं, आप सभी इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और इसमें मुख्यतः कौन कौन से हैं, मुख्यतः 7 प्रकार के प्रोसेज होते हैं। इन 7 प्रकार के प्रोसेज को आपको लिखना होगा। मैं फिर से बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को आरएसी के नोट्स को आज के दिन में रिवीजन करने के लिए चाहिए तो आप सभी रात 9 बजे तक प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद मैं नोट्स नहीं देने वाला हूं, बता दे रहा हूं फिर से, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको क्या कर लेना है, व्हाट्सएप कर लेना है और जो नोट्स की जो प्राइस रहेगी वो 49 रुपीज़ रहेगी। तो चलिए अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आप सभी का आएगा सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, ठीक है। इसका डायग्राम अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, जो कि मैं 5वां क्वेश्चन आज का बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए 100% पूरी तरीके से उम्मीद है आपका आएगा। इसमें क्या क्या है आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। अब वर्किंग एनिमेशन आपको इस थ्योरी के माध्यम से पता चल जाएगा। इस सिस्टम में एवेपोरेटर से लो प्रेशर पर अमोनिया एब्जॉर्बर में प्रवेश करता है। आपके सब यहाँ पर लिखे हुए हैं कि कहाँ पर आपका एब्जॉर्बर लगा है, कहाँ पर अमोनिया है, कहाँ पर रिसीवर है, कहाँ पर एवेपोरेटर है, ठीक है। चलिए, तो एब्जॉर्बर जब आप डायग्राम खोल करके सामने बैठोगे तो आप सारी चीज़ें होंगी, इसीलिए मैंने कहा कि आप नोट्स आराम से परचेज कर लेना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ इसे ठंडे जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जल के पास इतनी क्षमता है कि अधिक मात्रा में अमोनिया को अवशोषित कर सके। जल जो है अधिक मात्रा में अमोनिया को अवशोषित कर सकता है। जब जल की अमोनिया अवशोषित करने की क्षमता कम हो जाती है तो एब्जॉर्बर से यह विलयन पंप की सहायता से जनरेटर में जाएगा और यह पंप विलयन दाब को 10 बार तक बढ़ाकर जनरेटर में यह मजबूत विलयन बाहरी स्रोत द्वारा गर्म कर लिया जाएगा, जिससे अमोनिया वाष्प के रूप में विलयन के रूप में बाहर निकल जाता है तथा बचा हुआ विलयन दाब नियंत्रक वाल्व की सहायता से पुनः एब्जॉर्बर अवशोषक को प्रवेश करता है, जहां चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है और आपका रेफ्रिजरेशन जो इफेक्ट है वो प्राप्त होता है। चलिए अगला जो 100% का 6वां क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है, घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। चलिए उसको हम आप सभी के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या है, देखिए सोलर भी पूछ सकता है और घरेलू इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें दोनों में कोई को भी दे सकता है एग्जामिनर। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि किसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी 100% की है और दोनों में से एक दे सकता है या दोनों दे सकता है, इस बात का ध्यान रख सकते हैं। इस सिस्टम को डेवलप
जो किया था वो कार्ल मुंटर एवं वॉल्टजर वॉन प्लेटन द्वारा किया गया था, जिसके कारण इस सिस्टम का नाम मोल्टर प्लेटन सिस्टम पड़ा। इसे 3 द्रव अवशोषण निकाय भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हाईलाइट करना आपको पड़ेगा। इसे 3 द्रव अवशोषण सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 द्रव का इस्तेमाल होता है। कौन कौन से द्रव होते हैं वो आपके स्क्रीन पर हैं। एक तो NH3 का होता है, एक H2O का होता है और H2 का होता है। तो चलिए पहले इसके हम डायग्राम को देख लेते हैं। ये आपके स्क्रीन पर पूरा डायग्राम है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको बिना जब तक बनाओगे नहीं, बहुत सरल सा डायग्राम है, आपको बनाना पड़ेगा, और जब आप बनाओगे तो आपको पूरी तरीके से नंबर मिलने वाला है। अगर हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें, यहाँ पर डिसएडवांटेजेस की बात ही हो रही होगी, है ना। देख लेते हैं, एडवांटेज की बात हो रही है। तो पंप एवं कंप्रेशर की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होती है। दूसरा, अगर इसकी लागत जो है वो कम होती है, लुब्रिकेशन की समस्या नहीं होती है, लीकेज की समस्या नहीं होती है, किसी भी प्रकार की वाल्व की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ध्वनि जो होता है वह कम होता है। अगर लॉस की बात करें तो इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होता है, ठीक है। बाकी इसकी थ्योरी है आपके स्क्रीन पर, मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ, आप सभी इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन का इस्तेमाल वाष्पन की दर बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया को रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग जो होता है वो वाष्पन की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और तथा जल को विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जल को किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, जल को विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कंडेंसर से लिक्विड अमोनिया इवेपोरेटर में प्रवेश करेगा, जहां पर लिक्विड अमोनिया वेपर अमोनिया में परिवर्तित हो जाएगा। इवेपोरेटर में यह वाष्प अमोनिया निम्न दाब एवं निम्न ताप के साथ हाइड्रोजन से मिलती है। उसके बाद अमोनिया एवं हाइड्रोजन का यह मिश्रण अवशोषक में प्रवेश करेगा। यहाँ से जल द्वारा अमोनिया को अवशोषित कर लिया जाएगा, जैसा कि अभी आप सभी को सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एब्जॉर्प्शन सिस्टम ने आपने अभी पढ़ा था, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको चीज़ें पता चल पाई होंगी, ठीक है। तथा हाइड्रोजन को पुनः इवेपोरेटर में वापस भेज दिया जाएगा, और एब्जॉर्बर में यह अमोनिया जल के साथ मजबूत विलयन बनाएगा, और यह विलयन जनरेटर को प्रवाहित की जाती है, जिससे यह विलयन गर्म होने लगता है। गर्म होने के पश्चात इस विलयन से वाष्प अलग पृथककारी के द्वारा बाहर निकालकर कंडेंसर को भेज दिया जाएगा, तथा विलयन को पुनः अवशोषक में भेज दिया जाएगा। कंडेंसर में अमोनिया वाष्प का संघनन होता है, जिससे यह द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तथा पुनः इवेपोरेटर को भेज दिया जाता है, और साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपका घरेलू इलेक्ट्रोलक्स सिस्टम है। अगला आता है सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। सोलर का भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर सोलर रेडिएशन जा रही है। ये वुड बॉक्स है और आपका थिन स्टील का प्लेट है, ठीक है। और ये हमारे कौन है, सूर्य भगवान है, ठीक है। चलिए, इस सिद्धांत के जो सिस्टम है इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं। उसका पहला है एब्जॉर्बर एंड जनरेटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और रिसीवर, ठीक है। सबका अलग अलग काम है। एब्जॉर्बर और जनरेटर, जिसे हम सौर कलेक्टर कहेंगे। सौर कलेक्टर का इस्तेमाल सूर्य तथा उसके द्वारा जो विकिरण है उसको अवशोषित करने में किया जाता है, जिससे जनरेटर को क्या होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। दूसरा भी यहाँ पर मैंने बना दिया है क्या, डायग्राम, ठीक है। मैंने डायग्राम की उस टाइम बहुत प्रैक्टिस कर रहा था, ठीक है। और कंडेंसर का उपयोग आप सभी को पता ही है, कंडेंसर का क्या क्या प्रमुख कार्य होता है। तो कंडेंसर का जो प्रमुख कार्य है वो वाष्प रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा को निष्कासित कर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में प्रवेश कराना, और वाटर कूलर कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, वाटर कूलर कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। और वो क्या करेगा, रेफ्रिजरेंट से ऊष्मा को निष्कासित कर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेसर में प्रवेश कराना। अगला जो है रिसीवर लगा रहता है। ये जो होता है वो स्टील का सिलेंडर की आकृति का बना होता है, जिसमें कंप्रेस्ड वाटर जो होता है एकत्रित होता है। इवेपोरेटर जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट को इवेपोरेटर में भेजते हैं, जहाँ पर यह गर्म होकर वेपर में परिवर्तित हो जाता है। तो इतना मैंने बताया, और यहाँ से आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 6 क्वेश्चन मैंने बताया, और 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखे रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपनी PDF की दूसरे पार्ट को ओपन करते हैं। आप सभी से इसी क्रम में पूछ सकता है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेशर का जो आविष्कारक थे वो थे डॉक्टर विलिस एच कैरियर, ठीक है। ये आविष्कारक थे। 1982 में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के लिए सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का निर्माण किया गया था, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा निम्न दाब वाष्प को उच्च दाब वाष्प में परिवर्तित किया जाता है। ऐसे कंप्रेसर का इस्तेमाल जो होता है अधिक विस्थापन और कम संघनित दाब के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 7वां जो क्वेश्चन आने वाला है वो आएगा इवेपोरेटर।
इवेपोरेटर क्या होता है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है, और उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। इवेपोरेटर एक प्रकार का हीट एक्सचेंजर है जो वाटर से वेपर बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करने के लिए संवहन ऊर्जा का उपयोग करके वाष्पीकरण की सुविधा प्रदान करता है। इवेपोरेटर को हिंदी में हम वाष्पित्र कहते हैं। मतलब ये क्या करता है कि ये एक ऐसा प्रकार है, हीट इवेपोरेटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हीट को एक्सचेंज करता है, जो वाटर वेपर बनाने के लिए जो ऊष्मीय ऊर्जा है, ठीक है, वह उसको प्रदान करने के लिए संवहन ऊर्जा का उपयोग करके वाष्पीकरण करता है, यानी वाष्पन बनाने की ये एक सुविधा प्रदान करता है इवेपोरेटर, ठीक है। तो इवेपोरेटर के भीतर एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड वायुमंडलीय कम दाब वाले वातावरण के संपर्क में आता है और यह कम तापमान पर उबलता है, ठीक है। तो इवेपोरेटर है, और इवेपोरेटर में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ट्यूब या चैनल जहां पर रेफ्रिजरेशन फ्लूइड प्रसारित होता है, हीट ट्रांसफर एरिया को बढ़ाने के लिए सरफेसेज, सोर्स ऑफ हीट, आउटलेट पाइपिंग सिस्टम, ठीक है। आपसे एक प्रकार का वेपोरेटर पूछ सकता है। सपोज आप वेयर टाइप इवेपोरेटर पढ़ लो, ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये वेयर टाइप इवेपोरेटर है। क्या होता है ना, इवेपोरेटर पूछेगा और फिर कहेगा कि एक टाइप के इवेपोरेटर को आप बताओ, तो उसमें आप वेयर टाइप इवेपोरेटर लिख सकते हो। इस प्रकार के इवेपोरेटर में सामान्यतः स्टील पाइपों या कॉपर के ट्यूबों का इस्तेमाल किया जाता है, और कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल छोटे इवेपोरेटर के लिए किया जाता है, छोटे इवेपोरेटर के लिए किया जाता है, जिसमें फेरन रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील पाइप का इस्तेमाल बड़े इवेपोरेटर में किया जाता है, जिसमें अमोनिया रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल किया जाता है। बस इतना लिख करके आपको क्या बना देना है, रेफ्रिजरेशन, ये आपका वेयर टाइप का वो, ठीक है। अब आगे जो ये पूछा गया है कुछ क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछा गया था, ये सिलेबस में था नहीं, चीज़ें आ गई थी, ठीक है, इसे आप सभी देख सकते हो। आगे हमारा है कि लेटेस्ट डेवलपमेंट इन आरएसी, ठीक है, जिसमें 3 चीज़ें हैं जो कि इस बार इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ऑटो डिफ्रोस्ट पूछ लेगा, ठीक है। अगर ऑटो डिफ्रोस्ट नहीं पूछता है तो मैं आप सभी से बता दूं कि आप सभी से स्टार रेटिंग पूछ सकता है। स्टार रेटिंग नहीं पूछता है तो आपसे इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पूछ लेगा। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में बता दूं आप सभी को कि एक नॉर्मल एग्जांपल दे दूं कि जैसे पहले क्या होता था कि एसी जो रहती थी आपकी, एयर कंडीशन जो है आपकी एसी जो रूम में लगी है, उसमें क्या होता था मेरे प्यारे साथियों कि लगातार चलती रहती थी। आप सो जाओ तो थोड़ी सी, मतलब लगातार एसी चल रही है, सुबह आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, या रूम का टेम्परेचर बहुत कम हो गया है ना। तो इसी को कम करने के लिए आप एक मानक वहाँ पर तय कर दोगे कि मुझे यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए, इसके बाद एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। तो जैसे ही वो सेंस करेगा कि 25 से टेम्परेचर नीचे आ रहा है तो वहाँ पर वो रुक जाएगी। फिर जैसे ही टेम्परेचर जो बढ़ने की कोशिश होगा तो यहाँ पर वो चीज़ें थोड़ी सी अप हो जाएंगी। तो यही आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के ऊपर देख सकते हो। बाकी ऑटो डिफ्रोस्ट भी आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपके एग्जामिनेशन में 8वां क्वेश्चन मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। अब 2 क्वेश्चन और आप सभी के साथ शेयर करना है जो कि आपके साइक्रोमेट्री से आएगा और अप्लाइड साइक्रोमेट्री से आएगा। तो चलिए उसको आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं। तो ये साइक्रोमेट्री जो है आप सभी के लिए समझने वाली चीज़ तो है, लेकिन अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सारी थ्योरी हैं, आप इनको याद करके चले जाओगे तो आपका काम हो जाएगा, है ना। तो साइक्रोमेट्री क्या है? वायु में जो भी ह्यूमिडिटी है उसके मापने की कला को हम क्या कहते हैं? साइक्रोमेट्री कहते हैं। इंजीनियरिंग विज्ञान का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत हम आर्द्र वायु के गुणों का अध्ययन करते हैं साइक्रोमेट्री कहलाती है। वायु में जल वाष्प निरपेक्ष दाब तथा मिश्रण के तापमान पर निर्भर करती है। वायु में जो जल वाष्प होती है उसके निरपेक्ष दाब और मिश्रण के तापमान पर निर्भर करती है, ठीक है। तो साइक्रोमेट्री में छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा, जैसे आर्द्र वायु है, ठीक है, यह शुष्क वायु तथा जल वाष्प का मिश्रण होती है। फिर सैचुरेशन ऑर्डर आ जाएगा, संतृप्त कोटि, यह दिए गए इकाई शुष्क वायु में जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होता है। तो इम्पॉर्टेंट जो रहता है, जैसे ह्यूमिडिटी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। यह प्रति किलोग्राम शुष्क वायु में जल वाष्प की मात्रा होती है, इसे ग्राम प्रति किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे विशिष्ट आर्द्रता या आर्द्रता अनुपात भी कहते हैं। अगला निरपेक्ष आर्द्रता आता है, यह 1 मीटर क्यूब शुष्क वायु में जल वाष्प का द्रव्यमान होता है, इसे ग्रेन पर मीटर क्यूब द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 1 किलोग्राम जल वाष्प बराबर 13,430 ग्रेन, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जो बच्चे अभी फिर से जुड़ रहे हैं, आप सभी इस नंबर पे मैसेज करके इस नोट्स को प्राप्त कर लीजिए और अपनी थ्योरी को अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हो। व्हाट्सअप करना है आपको, और इस नोट्स की जो प्राइस है वो सिर्फ 49 है। तो आप पेमेंट करके इस नोट्स को प्राप्त करके अपनी तैयारी को
आराम से लास्ट मोमेंट तक पढ़ सकते हो। सापेक्ष आर्द्रता क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसे RH द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह दिए गए आर्द्र वायु में जल वाष्प के द्रव्यमान तथा संतृप्त वायु में जल वाष्प के द्रव्यमान का अनुपात होता है। इसे हम क्या करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा आता है आर्द्र बल्ब टेम्परेचर, जिसे हम WBT कहते हैं। यह वायु का तापमान होता है जो थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। और जब बल्ब को मतलब क्या है? ठीक है, कि जो उसमें आगे का वो रहता है, ठीक है, आगे का जो जहाँ से हम टेम्परेचर को मापते हैं को गीले कपड़े द्वारा घेर दिया जाता है तो वायु के संपर्क में होता है। इसे TWR TWB भी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आर्द्र बल्ब टेम्परेचर है, फिर आपका शुष्क बल्ब टेम्परेचर है। ठीक है, मापित वायु का तापमान होता है जब वायु आर्द्रता द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, और भी आपके बहुत सारे डेफिनेशन हैं। सेंसिबल हीट है, लेटेंट हीट है। ठीक है, तो चलिए अप्लाइड साइक्रोमेट्री की चलते हैं तरफ। अप्लाइड साइक्रोमेट्री हमारा क्या है? अप्लाइड साइक्रोमेट्री एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम शुष्क बल्ब एवं आर्द्र बल्ब टेम्परेचर क्रमशः मापते हैं। ठीक है, तो जो आप सभी की साइक्रोमेट्री है एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम शुष्क बल्ब एवं आर्द्र बल्ब टेम्परेचर जो है मापते हैं। इसमें बहुत सारे आपके डेफिनेशंस हैं जिन्हें आपको पढ़ना होगा, और फिर साइक्रोमेट्री चार्ट भी आता है। तो साइक्रोमेट्री चार्ट भी आप सभी से पूछ सकता है, तो देखिए उसको देख सकते हैं। देखिए जो मैंने 8 क्वेश्चन बताए हैं वो आपके 100% वाले हैं। अब जो आपको पता होना चाहिए कि आपके टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन में उसमें से 2-3-4 क्वेश्चन और भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में एक चीज़ बताना मैं भूल गया था। ठीक है, एक वीडियो में आप सभी को एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था। वो क्या बताना भूल गया था कि आप सभी रिवर्स कार्नोट साइकिल जरूर पढ़ लेना। मैं भूल गया था बताना कि रिवर्स कार्नोट साइकिल, इसकी वीडियो देख लेना किसी भी यूट्यूब पे। 100% 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप सभी से 9वां क्वेश्चन भी शेयर कर दिया हूँ, 10वां क्वेश्चन इसमें से आ जाएगा। तो साइक्रोमेट्री चार्ट जो होता है वो आपके साइक्रोमेट्री जो भी चीज़ें हैं, गुणों हैं, आर्द्र वायु का जो गुण है उसको मापने के लिए किया जाता है। साइक्रोमेट्री चार्ट में एक्स एक्सिस पर वायु के मिश्रण का शुष्क बल्ब तापमान रखा जाता है तथा वाई एक्सिस पर आर्द्रता की मात्रा तथा जल वाष्प का दाब रखा जाता है। अब जैसे शुष्क बल्ब, ड्राई बल्ब टेम्परेचर रेखा है। ठीक है, तो ये आपका एक कह सकते हैं कि आपका ये डायग्राम है। इसमें वर्टिकल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और वाई एक्सिस की ये समांतर होती है। तो इसे वर्टिकल रेखा द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं और ये वाई एक्सिस के समांतर होती है। ठीक है, अगला हमारा है जल वाष्प की तापमान रेखा। इसे क्षैतिज लाइन द्वारा प्रदर्शित करते हैं, सेम ऊपर वाला है। ठीक है, उसके बाद आता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन। यह क्षैतिज रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है तथा यह आसमान होती है तथा एक्स एक्सिस के समांतर होती है। ये देख लीजिए, एक्स एक्सिस के समांतर होती है। ठीक है, आगे हमारा है कुछ इसी तरीके का डेफिनेशन से। ड्यू बल्ब टेम्परेचर, यह असमान तिरछी रेखा द्वारा प्रदर्शित की जाती है तथा यह क्षैतिज रेखा से 30 डिग्री की पर बनी होती है। सैचुरेटेड पॉइंट पर एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू बल्ब टेम्परेचर का मान, सैचुरेटेड पॉइंट पर ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ड्यू बल्ब टेम्परेचर का मान जो होता है बराबर होता है। एंथैल्पी लाइन है, विशिष्ट आयतन रेखा है। ठीक है, वाष्प दाब रेखा, यह क्षैतिज रेखा द्वारा समान वितरित होती है। यह वाष्प दाब रेखा चार्ट में नहीं बनी होती, यह बाएं हाथ पर या चार्ट के बाहर बनी होती है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। तो ये आप सभी के लिए काफ़ी चीज़ें जो मैं शेयर किया हूँ, यही आप सभी अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए, नोट्स को लेकर रिवीजन कर लीजिए। तो सेशन को यहीं पर आज हम ख़त्म करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बताना मुझे बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।